Welcome guys to my YouTube channel Competitive Dreamer. Today we are going to study about खिलजी डायनेस्टी. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी. लास्ट क्लास में हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ा था. अब खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1290 टू 1320. ओके. अब 1200 इसका फर्स्ट रूलर कौन था? फर्स्ट रूलर था इसका जलाल उद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी इसका फर्स्ट रूलर था. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो फर्स्ट नॉन इलबारी ट्राइब था. कौन था? नॉन इलबारी ट्राइब. और ये पर्शिया से नहीं थे, ये सेंट्रल एशियन थे. ठीक है, सेंट्रल एशियन थे ये. और थर्ड चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये जो थे खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी वो नॉन नोबल थे. ठीक है, नोबल मीन एलाइट ग्रुप के नहीं थे, जो बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप होते हैं. तो जब जलालुद्दीन खिलजी जब बने रूलर तो लोगों ने सोचा कि एक आम इंसान भी रूलर बन सकता है. तो स्टार्टिंग हुई आम इंसान की रूलर बनने की जलालुद्दीन खिलजी से. तो ये इनका शासन था 1290 टू 1296. इनने ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ काम किया नहीं था, इसलिए हम जलालुद्दीन खिलजी को तो नहीं पढ़ेंगे. बट आफ्टर दैट इनके कौन था? भतीजा. इनका भतीजा था, इनका नेफ्यू था. कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी. तो गाइस अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था 1296 टू 1316 एडी. ठीक है. अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि एग्जाम्स में आती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. फर्स्टली कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे खलीफा के. इससे पहले जितने भी रूलर थे वो सारे क्या थे? रिप्रेजेंटेटिव थे खलीफा के. बट ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे खलीफा के, इनने मना कर दिया था. ये क्या थे? इनने अपने आप को बोला डेप्यूटी ऑफ खलीफा. डेप्यूटी ऑफ खलीफा बोला खुद को इनने. ठीक है. अब एक ये ड्रेडेड वॉरियर थे. अब क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी कोई पढ़े लिखे नहीं थे इतने ज्यादा, बट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क इनने अपनी सक्सेस अचीव की. अब अलाउद्दीन खिलजी को हम बहुत ही ज्यादा डायमेंशन से पढ़ेंगे, 6 डायमेंशन से पढ़ेंगे. पहला है कि जो इनका इंटरनल रिबेलियन है उसके बारे में पढ़ेंगे. इंटरनल रिबेलियन. फिर सेकंड हम पढ़ेंगे इनकी मिलिट्री के बारे में, या बोल सकते हो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन के बारे में. थर्ड हम पढ़ेंगे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के बारे में. फोर्थ हम पढ़ेंगे प्राइस कंट्रोल. और हम फिफ्थ पढ़ेंगे मंगोल इन्वेजन. और इनने अपनी इमेज कैसे सुधारी थी, हम इनकी इमेज के बारे में पढ़ेंगे. ओके. अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो अपना आइडल किसको मानते थे? वो अपना आइडल मानते थे अलेक्जेंडर को. ठीक है, उनके जैसा बनना चाहते थे. अलाउद्दीन खिलजी बनना चाहता था अलेक्जेंडर की तरह. इसलिए इसने क्या बोला? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी खुद को बोला. ठीक है. अब अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ कि रूलर कैसे बना? अब बेसिकली क्या था, यंग था, इसने साउथ लूट के लाया, वहां से बहुत ही ज्यादा गोल्ड लूट के लाया. अब क्या था कि इसके जो चाचा जी थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, अंकल थे इसके. तो इसने अपने अंकल का मर्डर करा एंड देन ही सेट ऑन द थ्रोन. अब क्या था कि जनता इससे नाराज थी, पीपल इससे नाराज थे कि भाई इसने खुद के ही चाचा का अंकल का मर्डर करा. तो इसने क्या करा कि जितना भी ये लूट करके आया था ट्रेजरी पूरी की पूरी किसमें? लोगों में बांट दी. किसमें? पीपल्स में बांट दी. तो पब्लिक भी खुश हो गई थी. तो फिर उसके बाद ये जाकर के ये अलाउद्दीन खिलजी रूलर बना. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं इंटरनल रिबेलियन. अब जब ये रूलर बना तो इसको अपनी इमेज और जो इंटरनली जो रिबेलियन थे सबको सुधारना था. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल रिबेलियन. इंटरनल रिबेलियन में क्या पढ़ना है हमको कि पहली चीज कि इसने क्या करा कि प्रोहिबिशन ऑन
प्रोहिबिशन ऑन इंटॉक्सिकेंट एंड लिकर। अब लिकर एंड इंटॉक्सिकेंट, अब क्या होता था फ्रेंड्स, जब लिकर और इंटॉक्सिकेंट जब लोग पीते थे, मींस बियर एंड एक्सेट्रा ड्रग्स वगैरह लेते थे, तो वो खुद से कंट्रोल खो बैठते थे, जिसके कारण कॉन्स्पिरेसी होती। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए षड्यंत्र रचा जा सकता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रोक दिया था ऑन प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट एंड लिकर। इसके बाद क्या सेकेंड पॉइंट ये है कि इसने क्या करा, अपॉइंट करे किसको, अपॉइंट स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब कि खबरी, ठीक है, अपॉइंटेड स्पाइसेस। अब क्या होना है, इस स्पाइसेस को अपॉइंट करा, जिससे ये, जिसके थ्रू ये जानता था कि राज्य में क्या चल रहा है, उसके पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है। तो अब एक और किंवदंती डॉक्यूमेंट्री में मिलता है कि इसने एक बार बच्चों को भेजा था मार्केट में, तो मार्केट में बच्चे जब गोश्त खरीद के लाए तो देखा कि दुकानदार ने बच्चों को लूटा था, ठीक है, कुछ ग्राम कम दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जितने ग्राम कम दिया था वो उस दुकानदार के शॉपकीपर की बॉडी से निकलवा लिया था, उतना गोश्त। तो आप लिटरली समझ सकते हो कि कितना खूंखार था ये, कितना ड्रेडेड था, जिससे लोग इतना ज्यादा डरते थे। अब थर्ड हम पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में कि प्रोहिबिशन ऑन पार्टीज एंड गैदरिंग। अब पार्टीज एंड गैदरिंग इसलिए इसने प्रोहिबिशन कर दिया कि जब लोग मिलेंगे पार्टी में, तभी तो जब लोगों का ग्रुप इकट्ठा होगा, यूनिटी होगी, तभी अलाउद्दीन खिलजी के अपोज में कुछ हो सकता है, कुछ षड्यंत्र रचा जा सकता है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती थी, ठीक है। अब फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रोहिबिशन ऑन इंटर मैरिजेस अमंग नोबल्स के बीच में। नोबल्स मीन्स जो अलाइड ग्रुप था, जो बड़ा खानदान था, बड़ा खानदान मतलब मीन्स कि जो सामंत लोग थे, बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, उन लोगों के बीच में शादियां होना इसने रुकवा दिया। क्यों रुकवा दिया? क्योंकि इसको पता था कि दो अगर इंपॉर्टेंट ग्रुप, मेन ग्रुप यूनाइट हो गए तो एक बड़ा ग्रुप बन सकता है जो कि अलाउद्दीन खिलजी को इफेक्ट कर सकता है। ओके गाइस, सो गाइस हम अब अलाउद्दीन खिलजी की इमेज की बात करेंगे कि अब इसने इमेज अपनी कैसे सुधारी और कैसे खूंखार इमेज अपनी बनाई। पहला कि इसने क्या बोला कि जिल्ल-ए-इलाही घोषित किया खुद को, जिल्ल-ए-इलाही, जो कि बलबन ने भी किया था। और सेकंड, इसने सिजदा एंड पाइबोस को कंटिन्यू रखा, सिजदा एंड पाइबोस को कंटिन्यू रखा। थर्ड, इसने क्या किया कि अपना एक बहुत ही अच्छा पॉम्पस कोड बनाया एंड उसमें स्माइल करना बंद कर दिया था और उसमें लिकर बंद कर दिया था, हंसना बंद कर दिया था, जिसके कारण लोगों को लगे कि ये बहुत ही सीरियस इंसान है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट्री से एक और चीज हमको मिलती है कि ये सेक्युलर था, ये अपने आप को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करता था। क्योंकि एक किस्सा इसके बारे में ये है कि एक बार एक मुस्लिम बॉय, वन ऑफ द मुस्लिम बॉय सेज फॉर जॉब के लिए इसने, मुस्लिम बॉय ने अप्लाई किया और उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूं, बट अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि रिलीजन डजंट वर्क विद द स्टेट, ठीक है, रिलीजन का कुछ भी स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी क्वालिटी पर, अपनी काबिलियत पर ही जॉब पा सकोगे। तो मीन्स वो एक सेक्युलर था, धर्म निरपेक्ष भी था, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल पॉलिसी की हम बात करेंगे। एक्सटर्नल पॉलिसी क्या थी इसकी? अब जब इसने इंटरनली अपने एम्परर को, अपने राज्य को जब अच्छे से कर लिया, उसके बाद सिक्योर कर लिया, उसके बाद एक्सटर्नल क्या था? एक्सटर्नली मंगोल इन्वेजन हुआ। मंगोल इन्वेजन गाइस बलबन के, इल्तुतमिश के टाइम से स्टार्ट हुआ था और बलबन ने भी एक पॉलिसी बनाई थी मंगोल इन्वेजन के लिए, बट लिटरली रियल पॉलिसी जिसके द्वारा अच्छी बनाई गई वो तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान का नाम आज शायद आपने सुना ही होगा, जफर खान मंगोल इन्वेजन के कमांडर घोषित किए गए। फिर जफर खान के द्वारा मंगोल इन्वेजन, अब जैसे आप देखना, अब ये इंडिया ऐसा पर्सन है रफली मैप पे, अब ये आता हमारा अफगानिस्तान का पार्ट,
अफगानिस्तान का पार्ट है। अब ये मंगोल इन्वेजन, यहाँ मंगोल्स थे, मंगोल्स अटैक कर रहे थे अफगानिस्तान के थ्रू, तो जफर खान को अलाउद्दीन खिलजी ने अपॉइंट करा, मंगोल इन्वेजन के लिए एक आर्मी बनाई, और उसके बाद फिर जफर खान ने बहुत ही क्रूर तरीके से मंगोल आर्मी को हराया, और उसके 1 लाख लोगों को, 1 लाख पीपल को वो इम्प्राइजन करके, कैदी करके दिल्ली में ले आया, जिनको दिल्ली के बाहर रखा जाता था, और उनको बोला जाता था न्यू मुस्लिम्स। न्यू मुस्लिम्स नाम दिया गया उनको। कहां से लाए थे? मंगोल आर्मी को 1 लाख लोगों को पकड़ के लिए आए थे, जिनको दिल्ली के बाहर रखा जाता था, उनको हम बोलते हैं न्यू मुस्लिम्स बोलते हैं। ओके, और गाइस इतना ज्यादा लोग, उसके बाद जब ये कंट्रोल हो गया मंगोल इन्वेजन, उसका जफर खान की डेथ हो गई, इतना ज्यादा लोग डर चुके थे मंगोल्स कि अगर वहां पर हॉर्स को डराया जाए कि, और बच्चों को, बच्चा अगर रोता था तो माँ बोलती थी उसकी कि बच्चा चुप हो जाए, नहीं तो कौन आ जाएगा? जफर खान आ जाएगा। हमने सुना था कि गब्बर आ जाएगा, लेकिन यहां तक यही बोला था कि जफर खान आ जाएगा उस समय। और ये जितना भी हमें डेटा मिलता है उनके कंटेम्पररी राइटर जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा मिलता है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा मिलता है जितना भी इसका डेटा है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कैश सैलरी। अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी बड़ी आर्मी स्टेब्लिश करी, अब अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रॉफिट था कि जो भी इंसान को चॉइस करता था वो इसके रिलायंस रहता था, मतलब भरोसेमंद रहता था। ये जफर खान को इसने चॉइस करा, वो इसके भरोसेमंद था। खिद्र खान, वो इसके भरोसेमंद था। हम आगे पढ़ेंगे मलिक कफूर के बारे में भी, वो भी इसका भरोसेमंद था कमांडर। तो इसके साथ एक प्रॉफिट था कि जिसको भी चॉइस करता था वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल था। अब कैश सैलरी के बारे में पढ़ते हैं। अब सोल्जर्स है, अब आप ध्यान से सुनिए कि अगर सोल्जर्स को डेली सैलरी दी जाएगी तो वो अलाउद्दीन खिलजी के ही बने रहेंगे। अब बलबन ने क्या, इल्तुतमिश ने क्या किया था कि एक लैंड दे देता था, जमीन दे देता था कि वो साल भर, आप जिंदगी भर उसे रखो, वही आपकी सैलरी है एक प्रकार से। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? कैश सैलरी डेली देता था, जिसके कारण कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो पाए और आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो क्या, उनको कोई फंसा ना सके, इसलिए डेली कैश सैलरी दी जाती थी। अब अगर कैश सैलरी दी जाएगी डेली तो क्या होगा कि अब कैश कहां से है भाई? अब कैश आएगा। अब इसके बाद इसने करा लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स करे, और लैंड रिफॉर्म्स भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या करा कि जो ब्रोकर से मिडल्स में जो थे, कौन कौन से? इक्तास बोल सकते हो आपको, इक्तास थे, चौधरीज थे, है ना, कुतास थे, मुकद्दर्स, इन सब जो ये जितने भी जमींदार थे जो कि गांव से टैक्स कलेक्ट करते थे, इन सारे जो टैक्स कलेक्टर्स थे इन सब को उसने हटाया, एंड इनका प्रिविलेज एंडिंग करा, मतलब प्रिविलेज हटाया, और डायरेक्ट किसे? अलाउद्दीन खिलजी गांव से टैक्स लेता था, विलेज से। और टैक्स अब इसने कितना कर दिया था? 50% टैक्स कर दिया था, जो कि मेडिवल इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला रूलर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब गाइस इसने टैक्स कलेक्शन के लिए क्या बनाया? टैक्स कलेक्शन के लिए एक बनाया डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं दीवाने मुस्तक राज। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, दीवाने मुस्तक राज बनाया। अब आप सोचिए कि टैक्स कलेक्शन हो रहा है और डेली सैलरी दी जा रही है। जब लोगों के हाथ में, सोल्जर्स के हाथ में पैसा आएगा, तो पैसा आएगा इकोनॉमिक्स के तरीके से सोचिए कि इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई बढ़ेगी मीन्स महंगाई को कंट्रोल करना है, तो क्या करेंगे? अब प्राइस कंट्रोल करना है। अब प्राइस कंट्रोल के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि वो सोल्जर्स की जो पेमेंट थी वो और ज्यादा दे, ठीक है, या दूसरा था कि प्राइस कंट्रोल या मार्केट को पूरा कंट्रोल कर ले, जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बट अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल को चॉइस किया। अब आप हम आगे पढ़ते, मार्केट कंट्रोल के लिए क्या किया इसने? मार्केट कंट्रोल के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 3 मंडी स्टेब्लिश करी। अब 3 मंडी कौन कौन सी है याद रखना, 3 मंडियों के नाम आते हैं। पहली मंडी थी ग्रोसरी एंड फूड्स की थी, ग्रोसरी एंड फूड। सेकेंड थी जो वो क्लॉथ्स की थी।
और जो थर्ड थी वो थी लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स लाइव स्टॉक में कौन कौन आ जाता है, इसमें हॉर्सेस आ सकते हैं, हॉर्सेस आ जाएंगे, स्लेव्स आ जाएंगे, है ना। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब गाइस मंडियों का शाना है, शाना मंडी, शाना शाना मंडी मीन्स कमिश्नर ऑफ मंडी कौन थे, दो लोग थे, एक था मलिक काबुल एंड मलिक याकूब। ये दोनों नाम याद रखना गाइस, नाम पूछे गएंगे, एसएससी में पूछा गया थे 2014 में। ओके, मलिक याकूब एंड मलिक काबुल का नाम। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ते हैं, ग्रोसरी की बात। अब ग्रोसरी एंड फूड का क्या करता था कि अलाउद्दीन खिलजी प्राइस एक दिन पहले ही कंट्रोल करके रखता था कि एक दिन पहले कि कितना कौन सा प्राइस रहेगा, कि इस प्राइस से ज्यादा नहीं दे सकते, तो शॉपकीपर उस प्राइस से ज्यादा बेच नहीं सकते, नहीं तो उनको क्या मिलती थी, सजा मिलती थी। ग्रोसरी एंड फूड की जो बात हुई हमारी, तो अब ये कम पैसे में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आम इंसान आए कितने का भी कुछ ले, अगर 2 रुपए किलो चावल मिल रहा था वो ले या 50 किलो चावल, ऐसा कुछ नहीं है। उस सामने वाले की फैमिली में जितने मेंबर होंगे लिमिटेड क्वांटिटी में भी सामान दिया जाएगा, ये रूल था। अब क्लोथ्स के बारे में बात करते हैं, तो क्लोथ्स की क्या थी कहानी कि एक कॉटन क्लॉथ था वो बहुत ही ज्यादा चीप था, और जो सिल्क था महंगा, और इसको वियर करने के लिए आपको अलाउद्दीन खिलजी की परमिशन लेनी पड़ती थी। विदाउट परमिशन कोई भी वियर नहीं कर सकता था। और हम अगर लाइव स्टॉक की बात करें तो हॉर्सेस जो थे वो पहले ही बुक थे, किसके लिए, आर्मी के लिए बुक होते थे। और स्लेव्स और डंकी, यहां तक कि ये बोला गया कि स्लेव्स आर मोर चीपर देन डोंकी, डोंकी से ज्यादा चीपर कौन थे, स्लेव्स थे। क्यों थे स्लेव्स, स्लेव्स मीन्स गुलाम, गुलाम इसलिए ज्यादा चीप थे, सस्ते थे, क्योंकि इतने ज्यादा वॉर होते थे, तो जो कमांडर थे बहुत सारे लोगों को पकड़ के ले आते थे, इसलिए स्लेव्स ज्यादा चीप थे एज कंपेरिजन टू डोंकी। एक और इंपॉर्टेंट है दाग एंड हुलिया सिस्टम। दाग एंड हुलिया सिस्टम किसने स्टार्ट किया, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग क्या था कि जो भी ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस को ब्रांड करना, एक सील लगाना, उसको बोलते थे दाग सिस्टम। और हुलिया था कि जितने भी सोल्जर्स आते थे, सोल्जर्स का बायोडाटा पूरा एक लगाना उनकी फोटो के पिक के साथ, उसको बोलते हैं हुलिया, दाग एंड हुलिया सिस्टम, जिसके कारण कोई प्रॉक्सी ना हो पाए, कोई षड्यंत्र ना हो पाए, कोई दुश्मन का इंसान ना आ पाए, इसलिए दाग एंड हुलिया सिस्टम अप्लाई करते थे। उसके बाद गाइस हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन पॉलिसी। एक्सपेंशन पॉलिसी, अब अलाउद्दीन खिलजी का शुरू से सपना था अलेक्जेंडर जैसा बनना, मीन पूरे वर्ल्ड में राज करना। उससे पहले इसको इंडिया में राज करना पड़ता, तो इसने अपना हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक पूरा एक्सपेंड करा। अब एक्सपेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था इसका मलिक काफूर का। मलिक काफूर को बोलते थे काफूर, 1000 दिनारी बोला जाता था इनको। 1000 दिनार इसलिए बोला जाता था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको 1000 दिनार में देवगिरी से लेकर आए थे। 1000 दिनारी, ये क्या थे, किन्नर थे, याद रखना ये भी, ठीक है। और अब मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी एक पहले रूलर थे दिल्ली डायनेस्टी के, कि जो दिल्ली सल्तनत के जो सबसे पहले साउथ में पहुंचे। साउथ में देवगिरी सबसे पहले कौन पहुंचे, अलाउद्दीन खिलजी पहुंचे थे। अब इनके हम इंपॉर्टेंट वो पढ़ लेते हैं, वो कहाँ इनने राज किया। पहले इनने गुजरात को हराया, और गुजरात की रानी जो थी कमला देवी, उनसे शादी करी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और उनकी बेटी देवल रानी, इससे किसकी, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कौन था, खिद्र खान। वो सैयद डायनेस्टी वाला नहीं, ये इसका बेटा खिद्र खान। खिद्र खान से शादी हुई, खिद्र खान से देवल रानी की शादी हुई। तब आमिर खुसरो ने लिखा था देवल रानी खिद्र खानी। आमिर खुसरो ने लिखा था, क्या लिखी थी, देवल रानी खिद्र खानी बुक लिखी थी, देवल रानी खिद्र खानी, ठीक है, याद रखना, आमिर खुसरो ने लिखी थी। ओके, अब इनने फिर रणथंभौर को जीता, फिर इनने चित्तौड़ को जीता, और इनने साउथ के 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी उनको भी जीता। पहले थी देवगिरी। अब देवगिरी किसकी थी, यादवास की थी, ठीक है, वहां जीता। ओके, अब फिर थी, सेकंड था ककात्यास, ठीक है, वारंगल के थे, ककात्यास और वारंगल। अब याद रखना ये क्यों इंपॉर्टेंट है,
ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कोहिनूर हीरा था, यहाँ के राजा उस समय कौन थे? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह ने कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को, अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर को, मलिक कफूर को क्या दिया? कोहिनूर हीरा, जो कि इस समय इंग्लैंड में है कोहिनूर हीरा। वो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के पास आया था। कहां से आया था? वारंगल कहता था वो, वारंगल से। उसके बाद थर्ड, इनने मदुरई के पांड्यास को हराया और इनने होयसलास ऑफ द्वार समुद्र, ये चार याद रखना साथ के। देवगिरी ऑफ यादवास की देवगिरी, वारंगल ऑफ कलकत्ता, मदुरई पांड्या की, होयसलास ऑफ द्वार समुद्र को, ये चारों को हराया और कन्याकुमारी तक इनने एक्सपेंड किया। किसने एक्सपेंड किया? मलिक कफूर ने। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में। ठीक है। अब गाइस, जब इनका एक्सपेंशन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी को हमने इतने सारे डायमेंशन में पढ़ा। ये एक ऐसा रूलर था जो कि अकेले आर्मी के बल पे, देखो क्या होता है कि रूलर कौन होता है? जो चारों तरफ से सोचे, इकोनॉमिकली सोचे, पॉलिटिकली सोचे, ज्योग्राफिकली सोचे और हिस्टोरिकली सोचे, सब तरीके सोचे। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा ग्राउंड रूलर था जो हर तरीके से सोच रहा था। इसलिए 20 साल के शासनकाल में अपना बहुत ही बड़ा इतिहास रचा था। ठीक है। अब इससे पहले जितने भी रूलर थे या बाद में थे, वो यहाँ तक एक्सपेंशन नहीं कर पाए क्योंकि सबको कंट्रोल करके रखना, मार्केट को कंट्रोल करके रखना, प्राइस को कंट्रोल करके रखना, ये सब बहुत ही मुश्किल था सबके लिए। ओके गाइस, तो उसके बाद इसका सक्सेसर कौन था? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन जो था वो किसकी हेल्प से बना? वो मलिक काफूर की हेल्प से क्या बना? एम्परर बना, मलिक काफूर की हेल्प से। अब इसके बाद क्या होता है कि मलिक काफूर की हेल्प से जब ये बना तो इन दोनों को किसने मारा? इसका नाम है फिर मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी। फिर इसका मुबारक खिलजी बना शिहाबुद्दीन और मलिक काफूर को मार के। तो ये गाइस, इसके बारे में क्या कि ये बहुत ही ज्यादा अनफिट रूलर था। अनफिट रूलर था, ये मेंटल था, ये भी याद रखना है ना। ये मेंटल था, अनफिट रूलर था। अब इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया कौन? नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह ये आया। ठीक है। अब ये दोनों से ज्यादा टाइम तक रूल तो नहीं कर पाए, बट इनका नाम याद रखना। और इसको इनके चीफ कमांडर ने, नसरुद्दीन के ही चीफ कमांडर कौन थे? चीफ कमांडर थे गाजी मलिक। गाजी मलिक ने मार दिया था और फिर राजगद्दी पर बैठ गया था, थ्रोन में। उसके बाद गाजी मलिक को ही गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। गियासुद्दीन तुगलक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। ठीक है गाइस, तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे। और हमें बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक, ये तीनों को बहुत ही एक्सपेंड होकर पढ़ना पड़ता है। ओके गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।